2.7 लाख करोड़ रुपीस, इतना पैसा फॉरेन इन्वेस्टर है पिछले 6 महीनों में इंडिया से बाहर निकाल चुके हैं। मतलब ग्राफ में आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है। इंडिया के एशिया की सबसे परफॉर्मेंस करेंसी, एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही है और आंकड़े दिखाते हैं कि दूसरी तरफ से इंडियन सैलरी जो हर साल बढ़नी चाहिए वो घट रही है। Must prepare for the worst. Be ready for tough times. गुजरात के सूरत शहर में एक छोटे से घर में एक पिता अपनी 2 बेटियों को समझा रहा है कि अगले महीने इनका स्कूल बदल जाएगा। अब वो उन्हें प्राइवेट नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना होगा। इस आदमी का नाम है अल्पेश भाई। कुछ साल बाद इनकी जिंदगी बहुत बढ़िया सक्सेस स्टोरी थी। अल्पेश का परिवार गुजरात के गांव में खेती करके बस उसी तरह गुजारा करता था, लेकिन फिर अल्पेश सूरत आ गए, जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब है, जहां एक डायमंड फैक्ट्री में काम करने लग जाते और कुछ ही समय बाद इनकी सैलरी 35,000 रुपये तक पहुंच गई। गांव से आने वाले कम पढ़े लिखे के आदमी ये काफ़ी अच्छी सैलरी थी। पहली बार अल्पेश की ज़िंदगी में फाइनेंशियल लिटरेसी आई और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को एक इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया। जो एजुकेशन उन्हें नहीं मिली वो अल्पेश को उनके बच्चों में देना चाहते थे, लेकिन फिर साल 2025 में सब कुछ बिखरने लगा। Tariffs imposed by the US have been catastrophic for India's diamond industry. सूरत की डायमंड इंडस्ट्री एक भयंकर क्राइसिस आ गया। डायमंड बिकता नहीं, अभी सबके ऊपर पड़ा है पूरा। पहले अल्पेश की सैलरी टूट के 18,000 हो गई। फिर कुछ महीने बाद उनकी फैक्ट्री ने अपने 60% वर्कर को निकाल दिया। उन्हें भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्पेश काम ढूंढने निकले तो उन्हें कपड़े ढूंढने का काम मिला, फिर सिर्फ 12,000 रुपये में। आज अपनी बेटियों को इन्होंने प्राइवेट स्कूल से निकाल के वापस सरकारी स्कूल में डाल दिया। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मोदी सरकार कह रही है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। कागजों पर इंडिया की इकोनॉमी 8.2% की स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन असलियत क्या है दोस्तों? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की कुछ ही महीनों बाद 10 मई 2026 की हैदराबाद की हो रही एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों से अपील करते हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप पोस्टपोन कर दो, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो और बर्फ रिमूव कर डाली। पर इन सब के बीच की वजह बताई गई कि हमें किसी भी तरह से फॉरेन एक्सचेंज बचाना है। परिवार खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम। कोई भी इंसान इन दोनों खबरों को एक साथ रखकर देखेगा तो बड़ा कंफ्यूज महसूस विदेशी मुद्रा बचाने पर बहुत जोर देना करेगा। एक तरफ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत बढ़िया बताई जा रही, इंडिया को फास्ट एंड ग्रोथ इकोनॉमी बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जनता से कुकिंग ऑयल बचाने की अपील कर रहा है। आइए समझते हैं जीडीपी और इकोनॉमी की असली आंकड़े जो सरकार आपसे छुपा रही है। The Indian rupee has slipped to around 96 rupees per US dollar, making it the weakest Asian currency in 2026. मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले 29 अगस्त 2025 को इंडिया के जीडीपी नंबर पब्लिश किए जाते हैं। अप्रैल से जून 2025 के क्वार्टर में जीडीपी 7.8 की रोड से ग्रो करता है। यह आरबीआई के ब्रॉडकास्ट से 3 पॉइंट से ज़्यादा था। नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। क्रेडिट एजेंसी फिच ने भी एनुअल ग्रोथ को अपना फॉलोकास्ट 6.5% से अपग्रेड करके 6.9% कर दिया। लेकिन ठीक इसी हफ्ते मिनिस्टर ऑफ स्टडी को प्रोग्राम ने प्रेजेंटेशन चुपचाप एक रिपोर्ट रिलीज कर दिया। इस रिपोर्ट में पहली बार सरकार ने इंफॉर्मेशन सेक्टर क्वार्टरली डेटा पब्लिश किया। इसमें लिखा था जीडीपी ग्रोथ पूरी कहानी पर सवाल करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 के जिस क्वार्टर में 7.8% बढ़ा था, उसी क्वार्टर में इंडिया के इंफॉर्मेशन सेक्टर में नौकरियां 9.3% कम हुई थी। पूरे इंफॉर्मेशन सेक्टर में 30.1% से करोड़
3.8 करोड़ पर रह गई, यानी कि 3 महीने में 27 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। और डरावनी बात यह है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, इससे भी भयंकर जॉब क्राइसिस अभी भी आना बाकी है। एआई की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी का अनुमान है कि 2030 तक एआई ऑटोमेशन की वजह से 9 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां खत्म हो जाएगी। इंडिया में एक्सपर्ट वार्निंग दे रहे हैं कि 2-3 सालों में आईटी सेक्टर में 4 से 5,000 जॉब खतरे में पड़ सकती है। टीसीएस जैसी कंपनी हजारों युवा से शुरू हो चुके। अब ऑनेस्टली खुद से पूछ कर देखो, अगर आपकी कंपनी एक ऐसा एम्प्लॉय मिल जाए जो एआई की मदद से आपका 8 घंटे का काम 1 घंटे में कर दे, और कंपनी कितने प्रेफर करेगी। अगर आपकी अपनी कंपनी को ऐसा एम्प्लॉय मिल जाए जो एआई की मदद से 8 घंटे का काम 1 घंटे में कर दे, तो कंपनी किसे प्रेफर करेगी। यही असली खतरा है। एआई आपकी जॉब सीधे नहीं खाएगा, लेकिन एआई करने वाला इंसान जो आपसे 5 गुना 10 गुना तेजी से काम कर सकता है, वो आपकी जगह जरूर ले सकता है। अभी देरी नहीं हुई है। इसी WF की रिपोर्ट के हिसाब से 17 करोड़ नई जॉब भी क्रिएट होंगी। यानी कि सवाल ये नहीं कि एआई जॉब खत्म करेगा, यानी सवाल ये है कि आप किससे हेल्प करोगे। सवाल ये है कि लाखों लोगों की नौकरियां खत्म हो रही है, उनके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो मार्केट में इसमें रौनक कैसे है। गाड़ियां, एसी, फ्रिज, मोबाइल, ये सब कैसे बिक रहे हैं, इनके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। इसका जवाब है दोस्तों, एक शब्द है, कर्ज, EMI। दिख रहा है कटा हुआ, तेरी औकात से बाहर है ये, और ये 100 रुपये वाला सेब नहीं है, तेरी औकात से बाहर वाला सेब है। फोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन तो मरा। कौन सा फोन यूज करते हो और आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस? iPhone 15, बट माय बैंक बैलेंस। आरबीआई के मुताबिक मार्च 2025 में इंडियन हाउस पर कर्ज बढ़ गया है, जीडीपी का 41% हो गया है। 2021 में ये नंबर लगभग 36% पर था। अब इस नंबर को आइसोलेशन में देखोगे तो कर्ज अपने आप में बुरा नहीं होता, अगर वो घर या बिजनेस को बनाने के लिए लिया जाए, लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टी है। आरबीआई के डेटा के हिसाब से इस कर्ज में सबसे बड़ा 50.3% हिस्सा नॉन हाउसिंग हीटिंग सूट्स का है, यानी कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, EMI, और वही कर्ज इसी टीवी, फ्रिज जैसी चीजें खरीदने के लिए। यानी लोग सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पहले से ज्यादा कर्जे ले रहे हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी ही उधार पे चल रही है। टैक्स भरते, सेविंग्स करते, क्रेडिट कार्ड से रोज का खर्चा निकालते, ब्याज पे पैसा उठाते, फिर वो पैसा वापस करने के लिए ब्याज पे और पैसा उठा। पर ऐसा नहीं है कि लोग फिजूल का खर्चा कर रहे हैं, लोगों पे डबल मार पड़ रही है। एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही है और आंकड़े दिखा रहे हैं कि दूसरी तरफ उनकी रियल सैलरी जो हर साल बढ़नी चाहिए वो घट रही है। इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नेंस के अनुसार 2012 में एक रेगुलर सैलरी की एवरेज इंक्लूसिव सैलरी 12,000 थी 135, ये 2022 में 10,925 रुपये रह गई। यानी कि लोगों के सैलरी नंबर देखोगे तो वो जरूर बढ़ते दिख रहा है, लेकिन महंगाई को एडजस्ट करने के लिए तो असलियत में वो 10 साल पहले से कम कमा रहे थे। 2025 तक आते आते हालत इतनी खराब हो गई कि ये देखो सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरा करने के लिए दूसरी चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। बाकी 90% लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। इस बात के मायने समझो जरा, इंडिया के जीडीपी लगभग 61% हिस्सा प्राइवेट कंजप्शन से आता है, यानी इंडियन इकोनॉमी चलती ही तब है जब आप लोग पैसा खर्च करते हैं। यही कारण है कि ऊपर ऊपर से दिखने डिमांड स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इकोनॉमी में सब ठीक लग रहा है, लेकिन असल में लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो कमज़ोर हो रहा है। किसी भी शौक को अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत कम है। और अभी तक जो डेटा मैंने आपको बताया दोस्तों, जो हालत मैंने आपको दिखाई है, ये मिड 2025 की थी। इसके बाद से लेकर अब तक पिछले 1 साल में 3 बड़े शॉक्स आए। पहला 27 अगस्त 2025 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया पर 50% टैरिफ लागू करना, इसमें से 25% जवाबी टैरिफ था रशियन ऑयल खरीदने पर पनिशमेंट। इंडियन इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका इसलिए था कि यूएस सबसे बड़ी ट्रेडिंग में से एक है। थिंक टैंक ग्लोबल टैंक एक नया अनुमान लगाया कि टैरिफ के बाद इंडिया के यूएस और 86% मिलियन डॉलर के गिरकर करीब 50 मिलियन डॉलर तक रह जाएंगे, और टेक्सटाइल एजेंसीज और ज्वेलरी सेक्टर में 70% की गिरावट होगी। इससे लाखों लोगों नौकरियां खतरे में आ जाएगी।
इन ट्रैप्स के बाद 2025 में इंडिया का टॉप मार्केट डेवलपिंग में इंडिया का सबसे कपार परफॉर्मेंस रहा है और रिकॉर्ड में संख्या में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया मार्केट से बाहर निकाला। 2 फरवरी 2026 में ट्रंप से 50% से घटाकर 18% कर दिया, लेकिन इसके बदले जो मोदी सरकार ने किया वो था दूसरा बड़ा झटका। ट्रंप ने कहा कि अब से इंडिया रसनई ऑयल नहीं खरीदेगा, बदले में $500 मिलियन के अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदेगा। He assured me today that they will not be buying oil. अभी तक 2025 में रसिया पर सेक्शन लगाने के बाद रसिया से उन सस्ता तेल आ रहा था वो एकदम से आना बंद हो जाता और ठीक इसी वक्त आया तीसरा झटका। 28 फरवरी 2026 ईरान वॉर। It will be totally again. यूएस और इजराइल के हमला करने के बाद ईरान ने ईस्टर्न हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। फरवरी से अप्रैल के बीच क्रूड ऑयल की कीमत 58% और फर्टिलाइजर की कीमत 61% बढ़ गई और इसका सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को हुआ। इंडिया अपनी ज़रूरत का 51% ऑयल स्ट्रेट हॉर्मुज़ के रास्ते मिडिल ईस्ट से करता था। अब एक तरफ अमेरिका के दबाव में आकर रसिया से ऑयल इंपोर्ट बंद हो चुका था और दूसरी तरफ ईरान वॉर के कारण मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल कम हो गया। अकेले मार्च के महीने में 40% कम ऑयल इंपोर्ट देखने को मिला। इंडियन इकोनॉमी की हालत पहले से ही ज़्यादा खराब चल रही थी और इन 3 बड़े शॉक्स के कारण पूरे इकोनॉमी डगमगाने लगी। इसका असर सीधे आपके किचन पर पड़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के कारण एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ गई, लेकिन असली क्राइसिस ये था कि कीमत बढ़ने के बाद भी सिलेंडर मिल नहीं रहे थे। 913 रुपये में आने वाला डोमेस्टिक सिलेंडर ब्लैक में 2000 से 500 रुपये में बिक रहा था। वहीं 2026 में 10 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमत 2.5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दी गई, लेकिन इन सब के बावजूद सरकारी आंकड़ों में मई 2026 का ऑफिशियल इम्प्लीमेशन सिर्फ 3.9% बढ़ा। तो एक बार फिर से ऑफिशियल नंबर देख के लगा कि सब ठीक है, सब छंगासी, लेकिन जेएनयू की इकोनॉमी अरुण कुमार ने बताया कि गरीब के लिए असली इन्फ्लेशन 4% नहीं 7% था। For the poor people is very high. You know, if you are earning 10-11,000 rupees per month and a gas cylinder of 14 kilos, which was 950 rupees, comes for 5,000 rupees, then your rate of inflation is 60%. Your rate of inflation is not. तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो 3.9% आंकड़ा वाला गलत है? नहीं, लेकिन वो अधूरा सच था। असली तूफान होलसेल प्राइसेस में दिख रहा था, जो रिटेल तक पहुंचने से पहले स्टेज होती है। अप्रैल 2026 में होलसेल प्राइसेस पिछले 3.5 साल में सबसे ज़्यादा 8% तक पहुंच गया। उस महीने फीड ऑयल पावर की स्पेशल 25% बढ़ गई और मैन्युफैक्चरिंग की 22 में से 21 कैटेगरी में दाम बढ़ गए। यानी महंगाई फटने को तैयार है। इसी महंगाई के साथ एक और डर चल रहा है जो हर इनपुट की चीज़ को एक साथ बढ़ा सकता है। गिरता हुआ रुपया। 20 मई 2026 को इंडिया रुपीस डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम 96% पर पहुंच गया और इसी के चलते 2026 में अभी तक इंडियन रुपीस एशिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस करेंसी बन चुका है। इसे सिंपल भाषा में समझे तो फ्रीज तब होता है जब डॉलर्स कम आते हैं, यानी कम इन्वेस्टमेंट और कम इम्पोर्ट। कम इन्वेस्टमेंट कम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से डॉलर की डिमांड ज़्यादा होती है, डॉलर का खर्चा बढ़ जाता है, उससे भी रुपए सस्ता हो जाता है। अब रुपए गिरने का मतलब है कि विदेश घूमना महंगा हो गया है। इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो जब रुपये गिरता है तो यही ऑयल, फर्टिलाइजर, मशीनरी, ये सब कुछ महंगा हो जाता है। ऊपर से रुपये की वैल्यू गिरने की वजह से इंडिया फॉरेन रिजर्व भी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। जिस हफ्ते ईरान पे हमला हुआ उस हफ्ते इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजल्ट $720 मिलियन की रिकॉर्ड हाई पर थे, लेकिन इसके बाद सिर्फ 4 महीनों में लगभग $60 बिलियन गिरकर $670 मिलियन पे आ गए। अब इस नंबर में से आप गोल्ड और RBI के ट्रांजैक्शन हटा दो तो इंडिया के पास इस्तेमाल करने वाले सिर्फ $407 मिलियन के आसपास रहता है। ये नंबर जानते कितना शॉकिंग है? ये 6 महीने की इंपोर्ट से भी कम के बराबर है। 2014 के बाद इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर देश को बचाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर जो डॉलर्स लेके आते हैं।
लेकिन वो तो पहले जा चुके। 2020-21 में जहां नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 43.9 बिलियन डॉलर थी, 2024-25 में वो गिरकर 0.96 मिलियन डॉलर पे आ गई। यानी ग्राफ में आप देखोगे तो बीच का डिफरेंस कितना है। पिछले साल 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट से 1.60 लाख करोड़ रुपए निकाले। अब यही नंबर 2026 के 6 महीनों में जानते कितना है? 2.7 लाख रुपीज़। 2.7 लाख करोड़ रुपीस इतना पैसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पिछले 6 महीनों में इंडिया से बाहर निकाल चुके। अब यहाँ हर चीज़ सरकार की गलती नहीं है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार की अपनी बेवकूफ़ी में इसी वजह से उस क्राइसिस को और बढ़ा दिया है। पहले मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इंडिया रसिया से ऑयल खरीदता था, जिसकी पेमेंट चाइनीज या रशियन रुपीस में होती थी। इससे डॉलर्स बचते थे, लेकिन ट्रम्प के प्रेशर में आकर ये ऑयल खरीदना बंद कर दिया और वेनेजुएला से ऑयल खरीदा जा रहा है, जो बेसिकली अमेरिका खुद ही बेच रहा है और इसकी पेमेंट डॉलर्स में हो रही है। कुछ महीने से आपने खबर सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया। उसके बाद वेनेजुएला के अमेरिका का कब्जा है। दूसरी बड़ी बेवकूफ़ी है कि डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट कम करने की वजह से ट्रंप को जाकर वादा कर दिया कि इंडिया 500 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट खरीदेगा अमेरिका से। जैसा मैंने बताया, इंडिया सामान खरीदेगा अमेरिकन सामान तो उतना ही रुपया कमजोर होगा। अब हालत इतनी खराब हो गई है कि बात चल रही है कि इंडिया 100 रुपये प्रति डॉलर के पार ना चली जाए। इस पर प्रधानमंत्री एडवाइजरी काउंसिलिंग में समीक्षा रवि ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। 100 तो सिर्फ एक नंबर है। प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बात को सहन। मई 2026 में कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक ने भी वार्निंग दी थी। Not seen the impact in the last 2 months of the Middle East war in terms of energy price transmission. It's coming, but we must prepare for the worst. Therefore, it is about preparation. Be ready for tough. इंडिया में टैरिफ और वॉर की वजह से बहुत से एक्सपोर्ट भी खतरे में आ गए हैं और जहां लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में है। तमिलनाडु की तिरुपति डॉरस में कहा जाता है कि इंडिया के 60 मिलियन डॉलर कार्बन एक्सपोर्ट का लगभग 1/3 यहीं से होता है। लेकिन अमेरिका के टैरिफ के बाद तिरुपति प्रोडक्ट पर कंबाइंड ड्यूटी लगभग 64% हो गई, जबकि हमारे कॉम्पिटिटर बांग्लादेश के कपड़ों पर 35 से 36% की ड्यूटी लग रही थी। इसकी ये वजह से तिरुपति के एक पर्सन ने अनुमान लगाया कि सिर्फ एक शहर में ही 1.5 लाख लोग वर्कर की नौकरियां जा सकती है। ऐसी हालत है सिम इंडस्ट्री की, जिसका बड़ा हिस्सा अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। यहाँ से लोगों को तो ऑलरेडी नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, इसमें लगभग 20 लाख लोग काम करते हैं। ऐसी ही हालत हो गई है सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की। 2022 में रसिया यूक्रेन वॉर के बाद है प्रेशर में थी। इनके लगभग 1/3 रॉड रसिया से आते हैं। रसिया वॉर के बाद ये कम हो गए आने और अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो हालत और ख़राब हो गई। अभी तक सूरत में लगभग 4 लाख वर्कर की या तो कमाई कम हो गई है या उनकी नौकरियां चली गई है। मैंने वीडियो के शुरू में अल्पेश की कहानी बताई थी, जिनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आना पड़ा, लेकिन कुछ परिवारों ने इससे भी बड़ी कीमत चुकाई है। डायमंड वर्कर यूनिट के मुताबिक नवंबर 2024 तक सूरत में कम से कम 71% वर्कर आत्महत्या कर चुके थे और पिछले 12 से 14 महीनों में लगभग 50,000 वर्कर सूरत छोड़कर अपने वापस गाँव लौट गए। यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ऐसा एक्सेल सोलर पहले कभी नहीं देखा। ऐसे अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। खराब हालातों में दोस्तों इकोनॉमी की हर एक टैक्स कहती है कि हर सरकार अब सामने आए, अपना खजाना खोले और लोगों को नौकरियां दे, लेकिन हमारी स्टोरी में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। सरकार कुछ नहीं कर रही क्योंकि उनकी तिजोरी खाली हो रही है। 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, तब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का कुल कर्ज 62 लाख करोड़ रुपए था। 2026 में ये 197 लाख करोड़ रुपए हो गया है पार।
जब ये सरकार आई थी तब देश का टैटू जीडीपी 58% था, जब 2024 तक 80% बढ़ चुका था, अब 82% के आसपास है। ज़्यादातर इकोनॉमी एडवाइस करते हैं कि रेशियो डेवलप्ड कंट्री के लिए 60% से कम होना चाहिए, पर डेवलपिंग कंपनी के लिए 40% से कम होना चाहिए। इस कर्ज का असर ये हो रहा है कि सरकार की कमाई का ज़्यादातर हिस्सा पुराने बिल्स को चुकाने में निकल जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से सरकार का रेवेन्यू 25% पुराने कर्ज के इंटरेस्ट में जाता है। इसका 28% सैलरी में और 15% पेंशन में और 15% सब्सिडीज में, यानी कि 80% से ज़्यादा पैसा पहले से ही बुक है। किसी नए क्राइसिस से लड़ने के लिए तिजोरी में ना के बराबर जगह बची है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। आगे का प्रेडिक्शन बहुत ही डरावना है। मॉर्गन स्टैनली का फोरकास्ट है कि इंडिया का जीडीपी 60% से घटकर अगले साल 6.7 तक रह जाएगा। जो इनपुट बिल है वो अगले साल 40% बनने वाला है। अगर ये बॉल सार के आखिर तक खिंची तो इंडिया के जीडीपी को 138% का नुकसान होगा और किसान परिवारों को इनकम 27% तक गिर सकती है। 2018 के रोड मैप में लिखा था कि इंडिया 2025 तक $5 बिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। इसके लिए 22 की डेडलाइन देखिए, फिर खींच के डेडलाइन 2025 तक आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन आज 2026 आ चुका है और इंडिया की इकोनॉमी $3.9 बिलियन से अटकी खड़ी है। SBI की रिसर्च से ये सपना साल 2030 तक पूरा हो पाएगा। यही कारण है कि इन सारे नेताओं के भाषणों में $5 बिलियन का जिक्र होना गायब हो गया है और अब ये सीधा 2047 की बात करते हैं। हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही। बिजनेस स्टैंडर्ड में फाइनेंस जर्नलिस्ट देवाशय बासु ने लिखा है कि इंडिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहा है जिसमें गलती की गुंजाइश से खत्म हो चुकी है। सच बात यह है दोस्तों, अगर सरकार चाहे तो यहाँ पैसे बचा सकती है, लेकिन वो बचाना नहीं चाहती। ये सारा बोझ जनता पे थोपना चाहती। प्रधानमंत्री मोदी अभी भी दूसरे हफ्ते किसी न किसी के देश के दौरे पे जाते, उनके लिए रांझ गाने का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन देता है इसके पैसे? टैक्स प्लेयर। वहाँ जाकर ये टूरिस्ट साइट विजिट करते हैं, कभी कछुओं के साथ फोटो खिंचाते तो कभी आराम से बैठकर नाच गाना देखते हैं। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए सरकार वेस्ट कर रही है न्यूज़ चैनल को ऐड देने में। आखिर क्या जरूरत थी अपनी ऐड टीवी पर चलाने की? हर किसी ने मोदी का चेहरा वैसे ही 100 बार देख लिया। मैं कहना चाहूँगा ऐसे मुश्किल हालात में सबसे पहले ये होर्डिंग्स लगानी बंद करनी होगी। अगर थोड़ी गोदी मीडिया चैनल बंद हो जाएंगे तो किसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अगर पूरी की पूरे सूरी डायमंड इंडस्ट्री या तमिलनाडु में डॉलर सिटी बंद हो जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस सबके एक्सपर्ट अगर दूसरी फॉरेन की वार्निंग दे रहा है, हिस्टोरिकल एल-नीनो की वजह से रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और नौकरियां खत्म हो जाती है। जैसा मैंने इस वाले वीडियो में समझाया था, इस साल का एल-नीनो जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये दुनिया के सबसे भयानक एल-नीनो में से बनने वाला है। अगर आप सोच रहे हो एल-नीनो होता क्या है तो आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।